तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की दुनिया। लेट क्रिटेशियस पीरियड का एक एकदम शांत दिन। समंदर की लहरें आराम से किनारे से टकरा रही हैं, आसमान में एक बड़ा सा टेरोसोर उड़ रहा है और जंगलों में डायनासोर मस्त घूम रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। लेकिन बस कुछ ही पलों में ये पूरी शांति एक ऐसी भयानक तबाही में बदलने वाली है जिसने हमारी धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा फ्लैश जिसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 17 करोड़ सालों से जो डायनासोर इस पूरी धरती के अनडिस्प्यूटेड राजा थे, उनका राज सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में कैसे खत्म हो गया। मतलब 17 करोड़ साल का इवोल्यूशन और केवल आधा घंटा तबाही का। ये एक ऐसा काउंटडाउन था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो चलिए इस तबाही के उस आधे घंटे को एक एक सेकंड करके ट्रैक करते हैं। 1 अरब, जी हां 1 बिलियन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। चिक्सुलुप नाम का जो एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था ना, उसकी एनर्जी को अगर हम आज के हथियारों से कंपेयर करें तो उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों से 1 अरब गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा की थी। इसे आप कुदरत का अपना न्यूक्लियर बॉम्ब कह सकते हैं, जिसने पलक झपकते ही सब कुछ राख कर दिया। तो आखिर ये तबाही लाने वाला पत्थर था क्या? यह करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइड एस्ट्रॉयड था जो जुपिटर के पार कहीं से आया था। और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आज के फाइटर जेट से भी करीब 150 गुना ज्यादा तेज। ये सीधा मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला पर आकर गिरा। और सबसे खतरनाक बात बताऊं, इसके टकराने का एंगल, ये बिल्कुल 60 डिग्री के एंगल पर टकराया था, जो कि एक परफेक्ट एंगल था ताकि ज्यादा से ज्यादा चट्टानें भाप बनकर सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में जा पहुंचे। और यहीं से शुरू होती है हमारी प्रलय वाली टाइमलाइन। टाइम जीरो। एस्ट्रॉयड समंदर से टकराता है और सिर्फ 1 मिलीसेकंड के अंदर, जी हां, पलक झपकने से भी बहुत पहले, पानी की 1 किलोमीटर चौड़ी परत सीधे प्लाज्मा और भाप में बदल जाती है। पानी को तो मानो पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। 10 मिलीसेकंड में यह समंदर की तलहटी को चीर देता है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर यह एस्ट्रॉयड ठोस ग्रेनाइट और लाइमस्टोन की चट्टानों के अंदर 6 मील गहरा छेद कर चुका होता है। यहां तो फिजिक्स के सारे नियम ही फेल हो जाते हैं। इस टक्कर का प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस था ना कि उसने लिटरली वहां मौजूद खनिजों का एटॉमिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। इसे कहते हैं शॉक मेटामॉर्फिज्म। जो प्रेशर आमतौर पर धरती के मीलों नीचे कोर के पास होता है, वो अचानक सतह पर आ गया। इस भयानक दबाव ने माइक्रो सेकेंड्स में ठोस क्वार्ट्ज को कोएसाइट और स्टिशोवाइट में बदल दिया। और पता है, यही वो जियोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स हैं जिनसे आज साइंटिस्ट इस टक्कर की पूरी कहानी समझ पाते हैं। टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ें तो 3 सेकंड के मार्क पर करोड़ों टन पिघली हुई चट्टानें सीधे स्पेस की तरफ उछलती हैं। फिर 6 सेकंड पर 2300 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक खौफनाक शॉकवेव तटीय जंगलों से टकराती है। इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि विशाल पेड़ माचिस की तीलियों की तरह उड़ गए। और 15 सेकंड होते होते एक मेगा सुनामी धरती से टकराती है। एक ऐसी लहर जो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस सुनामी का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अगर आज की सबसे ऊंची और मॉडर्न गगनचुंबी इमारतें भी इसके सामने खड़ी होती तो वो भी तिनके जैसी लगती। ये लहर करीब 5000 फीट यानी लगभग 1 मील ऊंची थी। इसे आप पानी की लहर मत कहिए, ये लिक्विड पानी का एक पूरा का पूरा पहाड़ था जो 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कोस्टलाइंस को निगलता जा रहा था। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो हमेशा के लिए मिट गया। अब आते हैं 20 और 30 सेकंड के मार्क पर। याद है वो मलबा जो 3 सेकंड पहले अंतरिक्ष में उछला था? अब वो वापस धरती पर गिरना शुरू होता है। और जैसे ही ये करोड़ों टन मलबा वापस हमारे एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है, फ्रिक्शन की वजह से पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 30 सेकंड होते होते इस भयानक गर्मी की वजह से दुनिया भर के जंगलों में अपने आप ही आग लग जाती है। साइंटिफिक टर्म्स में इसे इंफ्रारेड ब्रायलर इफेक्ट कहा जाता है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पूरी धरती को किसी ने एक विशाल ओवन में रखकर ऑन कर दिया हो। खरबों टन मलबे की वजह से आसमान से इतनी हीट बरसी कि धरती की सतह पूरी तरह भुन गई। सोचिए, जो भी जीव उस वक्त खुले आसमान के नीचे थे, वो लिटरली बस कुछ ही सेकंड्स में जलकर खाक हो गए। अब तबाही को शुरू हुए 1 मिनट हो चुका है और अब डिस्ट्रक्शन आसमान से जमीन के अंदर शिफ्ट हो जाता है।
दुनिया भर में 9.5 मैग्नीट्यूड के भयंकर भूकंप आते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देते हैं। 7 मिनट बाद वो 180 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर जो अभी अभी बना था वो ढहने लगता है और 15 मिनट होते होते हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड भाप के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगती है। अब इस क्रेटर के साथ जो हुआ ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिघली हुई चट्टानों की दीवारें सुपरसोनिक स्पीड से अंदर की तरफ गिरीं, वो बीच में टकराईं और इतनी जोर से ऊपर उठीं कि कुछ ही पलों के लिए वहां माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पहाड़ बन गया। लेकिन वो टिक नहीं पाया और बाहर की तरफ गिरकर एक पीक रिंग में बदल गया। आज अगर आप मेक्सिको जाते हैं तो वहां जो खूबसूरत सेनोट्स या सिंक होल्स हैं ना, वो इसी क्रेटर के किनारे किनारे रिंग शेप में बने हुए हैं, बिल्कुल उसी दिन का साक्षात सबूत। तो ये तो थी शुरुआती 30 मिनट की काइनेटिक तबाही, लेकिन असली साइलेंट किलर इसके बाद आया, जिसे हम इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। हवा में जो इतनी सारी धूल, राख और एरोसोल भर गया था, उसने पूरी धरती को एक चादर की तरह ढक लिया। सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई और इसके कारण धरती का टेम्परेचर अचानक से बहुत नीचे गिर गया। पूरी दुनिया एक लंबे और भयानक सर्दी के मौसम में चली गई। इस इम्पैक्ट विंटर ने एक ऐसा खौफनाक चेन रिएक्शन शुरू किया जिससे कोई बच नहीं सकता था। जब 99% सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई तो पौधों का फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से रुक गया। अब पौधे मरे तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो टीरेक्स जैसे विशाल मांसाहारी डायनासोरों के लिए भी कोई शिकार नहीं बचा। एक झटके में पूरा का पूरा फूड वेब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यहां एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। डायनासोरों का वो विशाल आकार जो इतने करोड़ों सालों तक उनकी सबसे बड़ी ताकत था, वही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन गया। उन्हें बहुत ज्यादा खाने और एनर्जी की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे पूर्वज यानी शुरुआती मैमल्स जो साइज में बहुत छोटे थे, उन्हें कम खाना चाहिए था। वो जमीन के अंदर बिल बनाकर छिप गए और मरे हुए जीवों को खाकर सरवाइव कर गए। उस समय छोटा होना और जमीन के नीचे रहने की कला एक सुपर पावर बन गई थी। पर रुकिए, एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताता हूं। डायनासोर पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हुए थे। जी हां, उस प्रलय वाले दिन भी कुछ छोटे उड़ने वाले डायनासोर बच गए थे। उन्होंने इस नए ठंडे माहौल में खुद को अडेप्ट किया और धीरे धीरे इवॉल्व होकर वो आज के पक्षी बन गए। मतलब अगर आप सोचें तो कभी इस धरती पर राज करने वाले खतरनाक टीरेक्स का आज सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार एक साधारण सी मुर्गी है ना? कमाल की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमें इस एक एक सेकंड की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है साइंटिस्ट्स के कमाल की डिटेक्टिव वर्किंग को। पूरी दुनिया में जमीन के नीचे 6.6 करोड़ साल पुरानी एक लेयर है जिसमें इरिडियम कूट कूट कर भरा है, जो धरती पर नहीं बल्कि स्पेस के पत्थरों में मिलता है। इसके अलावा रुथीनियम जैसे दुर्लभ अंतरिक्ष तत्व भी चट्टानों में मिले हैं। और सबसे अमेजिंग बात, कुछ ऐसी मछलियों के फॉसिल्स मिले हैं जिनके गलफड़ों में टक्कर के दौरान बने कांच के छोटे छोटे गोले आज भी फंसे हुए हैं। तो इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है, मीज़ोज़ोइक एरा यानी डायनासोरों का वो 17 करोड़ साल का सुनहरा दौर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गया, और उसी तबाही की राख से एक नए युग की शुरुआत हुई, सीनोज़ोइक एरा यानी हमारा युग, मैमल्स का युग। अगर वो एस्ट्रॉयड उस दिन धरती से नहीं टकराता, या मान लीजिए कुछ मिनट पहले या बाद में टकराता, तो आज शायद हम यहां बैठकर ये एक्सप्लेनर डिस्कस नहीं कर रहे होते। और ये पूरी दास्तान अंत में हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा और आपका पूरा वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा सा मैमल तबाही के उस 30 मिनट के विंडो से बच निकला था, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज कोई एस्ट्रॉयड आसमान से नहीं गिर रहा, बल्कि हम इंसान खुद क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के जरिए एक नए महाविनाश को ट्रिगर कर रहे हैं। हम धरती का इतिहास तो बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन क्या हम अपने खुद के भविष्य को बचा पाएंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।